are three parties in bill of exchange: drawer, drawee and payee. Okay, promissory note में आपने पढ़ा था parties, promisor, promisee. जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम दो पार्टीज की जरूरत पड़ेगी. डू एग्री विद दिस? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज की जरूरत पड़ेगी. ओके, सो वहीं से शुरू होता है. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? So, बच्चों, to understand this, what are the essentials of valid contract? We have section 10 of Indian Contract Act 1872. ये सेक्शन आपको आराम से याद रहेगा, सेक्शन 10. एंड ये सेक्शन 10 आपको क्या बताता है? यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड. देयर आर सम पॉइंट्स, यानी कि जब भी दो पार्टीज मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स का मौजूद होना जरूरी है, उसके बाद ही हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं. तो ये सेक्शन 10 ने बहुत अच्छे से डिफाइन करके दिया है हमें, एंड वो हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एग्रीमेंट, फ्री कंसर्न, competencies of the parties, lawful consideration, legal object, not expressly declared to be void. डोंट टेक टेंशन, ये सब बच्चे एक एक टॉपिक से जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल. बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इज द राइट हैंड साइड. Concentrate on right hand side. What the heading is given? Not given by section 10. That means the points which I am going to discuss, they are actually not given in section 10, but they are considered essential. It is, there is no doubt that section 10 consists of essential elements to arise valid contract, but section 10 के अलावा भी कुछ points हैं जो essential है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अराइज करने के लिए. इतना ही कि उनको सेक्शंस में नहीं दिया गया है, सेक्शन में कवर नहीं किया गया है, वो सेक्शंस के बाहर हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट. ओके, जैसे कि आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में. ओके, क्या लिखा है जरा पढ़िए. टू पार्टीज, अभी अभी मैंने जिक्र किया कि कम से कम दो पार्टी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज करने के लिए. दोनों पार्टियों का इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आ गया देखो. फिर इसके साथ साथ दोनों पार्टियों को कुछ और भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अभी हम उसको पढ़ेंगे. लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है. फिर दोनों पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट का मीनिंग जो है वो एकदम सर्टन होना चाहिए. सर्टनटी ऑफ मीनिंग लिखा है, देखिए. एंड पांचवें पॉइंट पर आप देख रहे हो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होगा, ओके, दैट एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. ऐसा ना हो कि वो इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो. विल डिस्कस दैट इन डिटेल. बट लेफ्ट हैंड साइड पहले पढ़ने की बजाय आई वुड लाइक टू डिस्कस राइट हैंड साइड. ओके, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स of a valid contract which are not given by section 10? Let us discuss that one by one point. Okay, and यहाँ अभी आपको कोई doubts आएंगे, so feel free to ask those doubts. Okay, टेंशन बिल्कुल मत लो. Okay, so what is the first point, student? You can read on the screen. Two parties. बराबर है. एक एग्जाम्पल लेके चलो, एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ. ओके, आई वुड लाइक टू फर्स्ट कोट एग्जाम्पल. मान लो कि मिस्टर एक्स हैं एंड मिस्टर वाई हैं. मिस्टर एक्स इज द सेलर ऑफ गुड्स, मिस्टर वाई इज द बायर ऑफ गुड्स. जब मैंने सेलर एंड बायर बोल दिया दोनों पार्टियों के बीच में, तो यहाँ शब्दों से ही क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में कोई भी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होगा वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा. एम आई राइट? यस, ज्यादातर. ओके, एंड देयरफॉर लॉ का ये प्री एजम्पशन है कि कोई भी कमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हो तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन ये बाय डिफॉल्ट वहां पर एप्लीकेबल है. दैट इज आल्सो अंडरस्टूड. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है
कि जब मैंने एग्जाम्पल शुरू किया तो मैंने कहा एक्स एंड वाई। बच्चों किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को करना है तो कम से कम दो पार्टी चाहिए, कम से कम दो। और दिन भाई कम से कम मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉट लेस देन टू। मैं अपने आप को ऑफर देकर खुद ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? कैसा लगता है देखो सुनने में? मैंने ऑफर दिया अपने आप का, मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, वाह, ये क्या बात हुई? ओके, कम से कम दो लोग चाहिए, डेटर क्रेडिटर, कोई भी ऐसा, कम से कम दो लोग चाहिए। बरोबर है, दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी A1 में, हमारे A1 क्लासेस में सीए के लिए 100 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। उन्होंने फी दिया A1, और फी के बदले बच्चों को पढ़ाएगा। अब ये बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट है, तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। अब ये एग्रीमेंट में कौन था? A1 प्लस 100 स्टूडेंट्स। सो जरूरी नहीं कि हर बार कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने के लिए सिर्फ दो लोग चाहिए, कम से कम दो लोग चाहिए। ये सब ट्विस्टेड क्वेश्चंस है बच्चों, ये एमसीक्यूज वगैरह में आपको फंसाएंगे यहाँ पर। कम से कम दो चाहिए, सिर्फ दो चाहिए ऐसा नहीं बोला है लॉ ने। दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति खुद को ऑफर देकर खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कम से कम टू पार्टीज का होना जरूरी है। ओके, लेट अस रीड दैट। क्या लिखा है देखो। वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, कि मैं अपने आप को ऑफर देकर खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता बच्चों। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट, बच्चों दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट टू पार्टीज। वन पार्टी जो ऑफर देगी, एंड अदर पार्टी जो एक्सेप्टेंस देगी, एक्सेप्ट करेगी। एक पार्टी ऑफर देगी, एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी। बरोबर है? आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? बाय नेचुरल पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल पर्सन्स मतलब कौन? आप, मैं, ह्यूमन बींग्स। बराबर है? नेचुरल पर्सन, सुबह दूध वाला दूध दे के जाता है, नेचुरल पर्सन है वो। बराबर है? हमको वो देता है, हर महीने हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये नेचुरल पर्सन्स हो गए। और बाय अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। आपने एसवाई जैसी लेवल पर पढ़ा होगा कि हमारी जो कंपनीज होती हैं, बराबर है, दे आर हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। ये तो सुना ही होगा। रिलायंस कंपनी जब प्रॉफिट करती है, बिजनेस करती है, तो हम कहते हैं रिलायंस कंपनी ने बिजनेस किया। मुकेश अंबानी ने बिजनेस किया ऐसा नहीं कहते हम लोग। सो देर आर सम आर्टिफिशियल एंटिटीज आप बोल सकते हो, और अरे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन है हमारे इंडिया में। यानी मैं बीइंग नेचुरल पर्सन कैन एंटर एन एग्रीमेंट विथ वन पर्टिकुलर कंपनी, यूनिवर्सिटी, anything which has separate legal entity in the eyes of law. I think this you have already studied in SYJC level. It is necessary to remember that identity of parties be ascertainable. Very important बच्चों, आप किस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति असर्टनेबल होना चाहिए, मिस्टर इंडिया नहीं होना चाहिए, जो दिखाई ना दे पता नहीं किसके साथ एग्रीमेंट किया। ऐसा कभी होता है क्या? आप जिस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, चाहे वो नेचुरल हो या चाहे कंपनी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सोसाइटी हो, वो असर्टनेबल होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आप किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो। घर पे आप एक दिन आए खुशी खुशी, आपने कहा पेरेंट्स को हमने एग्रीमेंट किया, पिताजी ने पूछा किससे, पता नहीं, लेकिन किया एग्रीमेंट। पिताजी पता नहीं क्या कर डालेंगे फिर आपका। सो बोलने का मतलब आप समझ रहे हो लास्ट लाइन क्या है? सो
ये सब रीड करेंगे आप एंड आपको याद रहेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दिया है, देखो एक केस स्टडी दिया है, केस लॉ दिया है। ओके, एंड इस केस लॉ में क्लियर कट लिखा है कि सेलर ही बायर नहीं हो सकता। मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ, बस दैट्स ऑल। सेलर ही बायर नहीं हो सकता। अगर सेलर ही बायर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑफर देने वाला एंड एक्सेप्टेंस करने वाला सेम पर्सन हो गया, जिसे लॉ बिल्कुल भी नहीं मानता। लॉ का कहना ये है कि कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो कम से कम दो लोग चाहिए। बरोबर है? आपके स्क्रीन पर जो बीच में आप बोल्ड लेटर में देख रहे हो, एक केस स्टडी दिया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी। आपने फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट, कुछ ऐसी फिल्म आई थी, देखो अक्षय कुमार की। तो केस स्टडी का केस का नाम रहता है, वो कोर्ट ने नाम दिया रहता है। ओके, क्या नाम है बच्चों? मुझे तो याद नहीं, क्या जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट, ऐसा कुछ आया था, देखो अक्षय कुमार की मूवी। वैसे ही बच्चों ये केस स्टडी है। इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी में, ये जब आप पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको एकदम क्रक्स बता दूं, क्रक्स, कि सेल करने वाला व्यक्ति ही बायर नहीं बन सकता। दैट्स ऑल। सेलर एंड बायर सेपरेट पर्सन्स होने चाहिए। अगर वो सेपरेट पर्सन्स नहीं है तो उनके बीच में जो जो भी एग्रीमेंट हुआ है, आप उसे एग्रीमेंट नहीं बोल सकते, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट ही है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ऑराइज करने के लिए। एसेंशियल एलिमेंट है कि कम से कम दो पार्टी चाहिए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके बच्चों, यहाँ तक मैं रुकता हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ। कुछ डाउट है क्या आपको, जरा बताइए। यस प्लीज, गिव रिस्पॉन्स। टू पार्टीज को लेकर जो हमारा डिस्कशन हुआ, कोई डाउट पूछना है आपको? देखिए, मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज देखिएगा, क्योंकि वो बेस है, शुरुआत है। दो चार लेक्चर में लैंग्वेज तैयार हो जाएगी, तब हम थोड़ा फास्ट भी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? सो लेट अस कंटिन्यू। बच्चे एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई शब्द आपको नहीं समझा तो कल मेरा लेक्चर है, आप वापस डाउट पूछेंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि you have completed your SYJC, so you are familiar with the term dissolution, partnership firm, partners, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। आप भी रीड कर लीजिएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज, ये तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बच्चों। पार्टीज मस्ट इंटेंड, इंटेंड मतलब मस्ट हैव इंटेंशन to create legal obligation, and where the parties have intention to create legal obligation, normally in those agreements which are related to your business। किसी सोशल या डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स में पार्टीज की कोई इंटेंशन नहीं होती टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एम आई राइट? ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अपना। सो पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एंड ये मस्ट हैव इंटेंशन ये कब होता है? ओनली इन कमर्शियल एंड बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड नॉट इन सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स। लेट अस रीड दैट, वेरी इजी। There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them, सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। बच्चों कितना क्लियरली लिखा है, वेरी सिंपल नोट्स। आईसीएआई ने बहुत ही सिंपल नोट्स दिया है। सीएस के बच्चे बोलेंगे सर आप हमारे नोट से नहीं पढ़ा रहे हो, तो बच्चों लॉ तो सेम है। मैं आपके बुक से पढ़ा हूँ कि सीए के बच्चों के बुक से पढ़ा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सेम है। ओके, आपके बुक में अलग, उनके बुक में अलग, तो ऐसे होगा नहीं। तो कोई तो एक बेस नोट्स का होना चाहिए करके मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें डिटेल थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ये ले रहा हूँ। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ।
not enforceable in the court of law and hence they do not result into contracts. That means they are only agreements, they never result into contracts. Okay, डाउट आया है ओम का, केस स्टडी याद रखना है क्या सर? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बट इमीडिएटली नहीं, पहले आप पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। अभी आप केस स्टडीज का, सेक्शंस का मैंने पहले लेक्चर में कहा बच्चों, अभी टेंशन मत लीजिए। एक बार आपको टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद जब हम वापस दोबारा रीडिंग करेंगे या आप जब वापस रीड करेंगे तब मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से सेक्शंस आपको याद रखने हैं। सभी सेक्शंस याद मत रखिए, जो इम्पोर्टेंट है उतने ही सेक्शंस याद रखिए। एंड केस स्टडी, यस, सीएस बच्चों को कुछ केस स्टडीज बहुत ही कम बट आते हैं, केस स्टडीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड सीए स्टूडेंट्स को तो मैंने लिटरली कहा है कि लिखना पड़ता है, उनको भी केस स्टडी आता है, केस स्टडी के बारे में उनको लिखना पड़ता है। ये सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी आप टेंशन नहीं लेंगे उसका। अभी पढ़ाई जो के हम लिए डिस्कशन, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल उस पर आपका ध्यान रहेगा। सो ओके ओम, डोंट टेक टेंशन राइट नाउ रिगार्डिंग केस स्टडी, विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल लेटर ऑन। सो बच्चों, इसमें एक एग्जांपल है, आई थिंक ये भी मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर किया है। फॉरेन कंट्री की केस स्टडी है, इंडिया की नहीं है ये। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जैसे आप देख ही रहे हो, बरोबर है। ये सरनेम है, फैमिली हस्बैंड वाइफ है, बरोबर है, हस्बैंड वाइफ में केस, बरोबर। एक तरह से क्या हुआ था देखो, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या लिखा है। A husband agreed to pay his wife. A husband agreed, agreed. बच्चों what do you mean by agreed? Agreed मतलब agreement, proposal, acceptance. ओके, रीडिंग पे जरा ध्यान दीजिए। Husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance. Maintenance मतलब हर महीने का जो खर्चा है, वो खर्चा देने का प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि मैं हर महीने आपको खर्चा दूंगा। while he was abroad, बरोबर है, बाहर गाँव था लेकिन हर महीने मैं तुमको खर्चे के लिए पैसा दूंगा, घर चलाने के लिए, ऐसा एग्रीमेंट किया हस्बैंड ने। बट लिखा क्या है बच्चों, पढ़ो। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। जब हस्बैंड फेल हो गया पैसे देने के लिए, मतलब उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया बच्चों, गलत किया, सही है। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, वाइफ सूड, सी द वर्ड्स बच्चों, टेंशन मत लो, सूड वर्ड लिखा है, यानी केस, sued, केस, him for the recovery of the amount। वो अमाउंट रिकवर करने के लिए वाइफ ने शायद केस कर दिया, बरोबर है। लेकिन जजमेंट क्या है देखो ना आप, नेक्स्ट लाइन में पढ़ो। हियर इन दिस केस वाइफ could not recover it as it was a क्या, सोशल एग्रीमेंट। एंड यहाँ पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशंस। ओके, बट बच्चों यहीं पर हस्बैंड एंड वाइफ की जगह पे
अगर डेटर क्रेडिटर, सेलर बायर, ऐसा कुछ शब्द दिया होता जहां पर डेटर ने प्रॉमिस किया था सर्टेन अमाउंट पे करने का क्रेडिटर को ऑन ड्यू डेट, एंड डेटर फेल्स टू पे दैट मनी, इन दैट केस creditor has right to sue debtor and recover money from the court, because जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था द इंटेंशन वाज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, ये एक प्रकार का आप बोल सकते हैं सोशल एग्रीमेंट है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इन शॉर्टकट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनी डाउट इन द एग्जाम स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, एनी डाउट इन द एग्जाम्पल? यस, ओम, एनी डाउट? धवल, दीक्षा, हितेन, Manav, no, Manav, no. Are you getting these discussions? Very good. Okay. बच्चों, थर्ड पॉइंट पे जरा ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ इन सर्टन केसेस। अदर फॉर्मेलिटीज, हेडलाइन से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट जाओ रिटर्न द वर्ड अदर फॉर्मेलिटीज। तो बच्चों अगर इसमें ये डिस्कशन करना है ज्यादातर, पहले पुराने जब मैं सीए को बच्चों को पढ़ाता था, सीए इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता था उसमें ये पॉइंट नहीं होता था ज्यादातर। अभी आपका नया बुक आ गया तो उसमें उन्होंने कवर किया है। कवर ऐसे किया है कि जब भी हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, स्पेशली जो एग्रीमेंट बिजनेस से रिलेटेड हो, ओके, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो एग्रीमेंट राइटिंग में कीजिए। ऐसा कहीं ऐसा लॉ में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा नहीं है सेक्शन 10 में कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, मस्ट, ऐसा सेक्शन 10 में नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 10 के बाहर ऐसा बोला गया है कि इट इज एडवाइजेबल कि आप जो भी किसी के साथ एग्रीमेंट करें, यू सी टू इट कि ये एग्रीमेंट राइटिंग में हो। इट शुड बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर आप को मैं कहूँ कि पार्टनरशिप एक्ट आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो सीएम वगैरह में, उसमें देखो ना, सभी पार्टनर्स मिलकर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, साइन करते हैं। जरा बताइए उसको क्या नाम बोलते हैं? पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म बनाते समय ओरली एग्रीमेंट करते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं? वेरी गुड, पार्टनरशिप डीड, सही है, बराबर है। क्रेडिटर, वेरी गुड, यस, एवरीवन इज गिविंग द आंसर। यस, इट इज, यू नो, दिस इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बराबर है। एंड ये इसलिए राइटिंग में किया जा सकता है क्योंकि जब आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते समय, हो सकता है कि आप 10 दिन बाद, 2 महीने बाद उसको भूल जाए या कोई पार्टी भूल जाए और आर्ग्यूमेंट हो जाए। उससे अच्छा है कि हमने देखो राइटिंग में लिखा है, सभी लोगों ने साइन किया है, एंड सभी के ऊपर ये बाइंडिंग है। ये शब्दों पे ध्यान दो, जो भी लिखित है, रिटर्न में है, वो सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। ओके, कल को एक पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो बाकी पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड दिखा देंगे कोर्ट में, मैटर खत्म, आवाज बंद। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चे यहाँ पर अदर फॉर्मेलिटीज का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मस्ट बी इन राइटिंग ओनली, ओरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, बरोबर है। कितने सारे बिजनेसेस आप देखेंगे तो बच्चे बोलते हैं ना कि जुबान पे चलता है ना, जुबान की कीमत होती है, लोग बोलते हैं ना। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स करें, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओके, अब आप बताइए, आप यू कैन आस्क योर फादर, मदर, पेरेंट्स कि जब उन्होंने घर खरीदा होगा बिल्डर के से, तो ओरल एग्रीमेंट किया होगा कि रिटर्न एग्रीमेंट किया होगा? रिटर्न एग्रीमेंट किया होगा। बाकायदा एक वकील को हायर करके राइटिंग में एग्रीमेंट हुआ होगा, उसका फिर उन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, स्टैम्प ड्यूटी भरा होगा। ओके, वो इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए,
तो राइटिंग में किया गया कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए काम आता है. So let us read that point. In case of certain contracts, the contracts must be in writing. Not all contracts. See the words. See बच्चों, ये लीगल लैंग्वेज है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. In case of certain contracts, not all contracts. कुछ ऐसे सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए. राइटिंग में ही होना चाहिए. मैंने सुना है बच्चों, मैं कभी गया नहीं है, कि सूरत में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, कपड़ों का. सुना है मैंने. एंड वहां पर जब लोग कपड़ा, बिजनेसमैन जब ट्रेडर वगैरह कपड़ा खरीदने जाते हैं तो करोड़ों की डीलिंग ओरली करते हैं. करोड़ों की डीलिंग, कोई राइटिंग नहीं. एंड बहुत सालों से चल रहा है उनका. फोन पे ऑर्डर दे देंगे, पैसा पे ट्रक से सामान आ जाएगा, फिर ये एक दो महीना पेमेंट कर देंगे. कहीं कोई ज्यादा राइटिंग का काम नहीं होता है, बट बिजनेस चल रहा है उनका. बट लॉ कहता है कि कुछ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर राइटिंग में होना ही चाहिए. है कि नहीं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आई थिंक ये आपने SY जैसी लेवल पर पढ़ा होगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे LIC से मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है. एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, इसका मतलब ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में है ना, कि आप हर महीने प्रीमियम भरेंगे, एवरी ईयर प्रीमियम पे करेंगे, एंड फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा तो आपके घर वालों को इतना इतना पैसा दिया जाएगा. ये सब राइटिंग में है एंड कंपलसरी है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में. फर्दर, इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉ which is in force at the time is essential for it to be valid. That is in case of immovable property. Immovable property मतलब कोई जमीन या कोई घर आप खरीदते हैं, तब एग्रीमेंट राइटिंग में हो तो होना ही चाहिए. साथ में पर्टिकुलर लॉ के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है. आपको याद होगा तो आपको मालूम है कि पार्टनरशिप डीड तो बन गई, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया राइटिंग में, लेकिन आपको पता है ना कि वो एग्रीमेंट को आगे चल के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है. एम आई राइट. यस. धवल का डाउट है, सर अगर टू पार्टीज में एक माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या. तो बच्चे, ये अभी आने वाले लेक्चर में हम सेक्शन 10 में कवर करेंगे, जिसको हम कहते हैं पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. धवल, आई थिंक आप सुन रहे हो, माइनर 18 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने को अलाउ नहीं है, एंड उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने को अलाउड नहीं है. अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. पूरा 2 से 3 पेज का डिस्कशन आगे आने वाला है, हम डिस्कशन करेंगे. बट एनीवे डाउट है धवल तो मैंने क्लियर कर दिया है, बरोबर है. 18 साल के नीचे, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, माइनर बच्चों के साथ एग्रीमेंट करना, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट विथ माइनर और एग्रीमेंट बाय माइनर. एग्रीमेंट विथ माइनर, बाय माइनर is not valid, is not valid. So we'll be discussing that in further lectures. So फिलहाल बच्चों, मैंने अभी एक सेंटेंस यूज किया कि पार्टनरशिप डीड तो बन गई लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है. आपको पढ़ाया भी गया होगा कि महाराष्ट्र में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन वगैरह. देखिए, तो इसका मतलब उस एक्ट में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होती है. यही लिखा गया है. सो वेरी सिंपल. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. लास्ट 2 लेक्चर्स में बच्चों आपको जो भी डाउट्स है यू गो थ्रू एंड यू आर गोइंग टू आस्क मी डाउट्स इन टुमारोज लेक्चर. ओके, सो जाते जाते कोई डाउट है तो बोल दो. यस, कोई अभी तक के लेक्चर में कोई शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा हो, बरोबर है, कोई कंफ्यूज कर रहा हो तो बताइए, तो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट डाउट.
सर अच्छा उधर इधर दिशा का डाउट है सेकेंड केस स्टडी में वाइफ का क्या होगा। यस दैट इज इम्पोर्टेंट। वाइफ का क्या होगा, बात सही है। शी हैज according to me she has no other way but to file a divorce case, and in divorce case she can ask for alimony। alimony मतलब उसके बाद वो अपना मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। ओके जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने जो पढ़ा था कि ऋतिक रोशन की जो वाइफ है, जब डिवोर्स दिया गया तो डिवोर्स लेते समय शी डिमांडेड 600 करोड़ रुपीस फ्रॉम हर हस्बैंड। नाउ इसमें कितना तथ्य सही है मुझे मालूम नहीं है, बट आई हैव रेड दैट। सो अगर हस्बैंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है तो वाइफ हैज नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल डिवोर्स केस एंड देन आस्क फॉर मेंटेनेंस मनी। ओके एनीवे, यस दिशा एनी डाउट? ओके सर, कैन कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड अदर पर्सन विथ लीगल एग्जिस्टेंस फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट? यस मैंने एग्जांपल दिया ना दिशा, मैंने दिया एग्जांपल कि मैं रिलायंस कंपनी के साथ, कंपनी क्या है अभी, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। रिलायंस कंपनी कंपनी है, वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो मतलब नेचुरल पर्सन तो है नहीं, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किसी रिलायंस कंपनी मतलब रिलायंस कंपनी के साथ, उनको कुछ प्रोडक्ट गुड सप्लाई करने का, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यस लिप्सा एनी अदर डाउट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके ठीक, okay that's all for today, so I'll meet in tomorrow's lecture। Okay, if you have any doubt confusion please feel free to ask their doubts। Okay students, okay bye, take care।